ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में, जहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बैठते हैं, मतलब मेन हेड, सबसे हेड, ठीक है। उसके बाद आपका उसके नीचे जस्ट आएँगे तो रीजनल ऑफिस, टोटल रीजनल ऑफिस कितने हैं? 5, कहाँ-कहाँ? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली, ठीक है। ये 5 रीजनल ऑफिस है और रीजनल ऑफिस को कौन करता है? स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एसडीई। उसके नीचे आएँगे तो जोनल ऑफिस मैं बता दिया कहाँ-कहाँ होता है, ठीक है। उसको कौन करेगा हेड? जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। और उसके बाद सब जोनल ऑफिस होता है जो जिसको करते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या होता है? जैसे कोई भी ब्लैक मनी को अगर कोई व्हाइट कर रहा है, ब्लैक मनी जो भी होता है जिसका इनकम वो नहीं दिखाना चाहता है कि ये पैसा मैंने कमाया है, लेकिन उसको व्हाइट करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है कि हवाला के थ्रू ट्रांजेक्शंस। हवाला आप समझते होंगे कि यहाँ पे कोई पैसा हार्ड कैश में दिया और दूसरे जगह जाके उसको पैसा मिल गया, ठीक है। यहाँ बैंक से लेन-देन नहीं होता है, तो बैंक से लेन-देन नहीं होता है, तो मेन काम क्या है? सबसे पहला क्या? सेल कंपनीज़ को ढूँढना। कोई सेल कंपनी तो नहीं है जिसके पास बहुत सारा फंड आ रहा है? अगर है, ठीक है, तो उसको ट्रेस करना, जाके वेरीफाई करना कि क्या ये सेल कंपनी है, ठीक है। अगर वो भी है, ठीक है, तो कोई फॉरेन एक्सचेंज पे देखना, फॉरेन एक्सचेंज पे ध्यान देना, पैसा जो है देश से जा रहा है तो उसका प्रॉपर व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी तो नहीं है। हवाला ज्वाइन करोगे एज़ ए एईओ, फिर 4 साल में मान के चलो, 3 से 4 साल में, या कभी-कभी बहुत रेयर कंडीशन में 5 साल में, लेकिन 4 साल में हो जाता है। आप ईओ बन जाते हो और ईओ से आप बन जाते हो असिस्टेंट डायरेक्टर 4 साल में या 3 साल में, 4 साल में, या मोस्टली मैं कभी-कभी सुना हूँ कि 3 साल में बन ही जाता है। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी के बारे में। इन ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। ईडी एक डिपार्टमेंट होता है इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे इनकम टैक्स होता है, जैसे सीबीआई होता है, जैसे आईबी होता है, आप लोग सुने होंगे। वैसे ही एक ईडी का नाम का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि मेनली मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करती है। मैं बताऊंगा ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, और मेन फॉरेन एक्सचेंज पे काम करती है। मैं सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। उसमें एक पोस्ट होता है एईओ, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसका जो सिलेक्शन होता है वो एसएससी के थ्रू होता है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, मतलब इसके इसके थ्रू तो होता ही है, और भी कुछ डेपुटेशन पे भी जाते हैं। किस किस डिपार्टमेंट से डेपुटेशन होता है, इसका क्या प्रमोशन है, इसके सैलरी क्या होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हाईएस्ट पेड सैलरी है इसका पूरे एसएससी सीजीएल के जो भी डिपार्टमेंट है ना, 31 या 32 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें सारे में सबसे हाईएस्ट पेड जॉब है ये। अब क्यों हाईएस्ट पेड है, क्या एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है तो 4600 ग्रेड पे, ठीक है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है उसके बाद देखेंगे। इसका पोस्टिंग कहाँ-कहाँ होता है, वर्क स्ट्रक्चर समझेंगे, क्या वर्क स्ट्रक्चर है और ऑफिस का मतलब क्या कल्चर है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। और भी कुछ बातें, कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, वर्कलोड देखेंगे, क्या वर्कलोड होता है, आप किसी एग्जाम का तैयारी कर पाते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, ईडी है क्या? ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करता है और फॉरेन एक्सचेंज पे काम करता है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा का आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि पहले रेगुलेटरी एक्ट था। फेमा का नाम फेमा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था, जो कि अब उसको ये 2002 से शायद, नहीं 1999 से उसको, या 2000 से वो आया, लेकिन एक्ट जो है वो 1999 का एक्ट है, उसको ये कर दिया गया, उसको फेमा एक्ट बोल दिया गया। पहले ये फेरा एक्ट हुआ करता था, ठीक है। फेरा एक्ट में एक्चुअली क्या था कि उसमें जो भी आप अगर दोषी पाए जाते थे तो आपको एज ए क्रिमिनल ट्रीट किया जाता था, और क्रिमिनल के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने से कहने का मतलब आपसे, आपका बात खुलवाने के लिए आपको हरास भी कर सकते हैं, आपको टॉर्चर कर सकते हैं, आपको मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं। मतलब पुलिस को देखते होंगे कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में, वो लोग क्या करते हैं, बात खुलवाने के लिए क्रिमिनल्स को मारते पीटते हैं, ताकि वो लोग बात कैसे भी निकाले अपने मुंह से, जो भी हो, ठीक है। तो लेकिन इसको फिर बना दिया गया फेमा एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि इसमें बस इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित रहता है। आप बस जो भी मतलब हैं, आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या फॉरेन एक्सचेंज में आप जो भी दोषी पाए जाते हैं, उनका बस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आप ये समझ गए कि इन्वेस्टिगेशन करना एक काम होगा, ये पहला काम, ठीक है। अभी क्या काम है, बहुत सारा काम है, मैं आऊँगा सब चीज़ पे। पहले ये सब एक्ट समझिए, क्योंकि यही मेन है वर्क, ठीक है। उसके बाद है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पता होगा, मनी लॉन्ड्रिंग आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो के आगे बताऊँगा। अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, उसमें बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, जैसे एक हवाला ट्रांज़ैक्शन होता है, आप लोग बहुत कॉमन नाम है ये हवाला ट्रांज़ैक्शन, तो वो सब पे भी नज़र रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब नज़र रखने के लिए क्या करते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, इनकम पे नज़र रखता है। जीएसटी क्या करता है, जीएसटी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रहा है उस पे नज़र रखता है। तो ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज जो भी होता है हमारे कंट्री में, उस पे नज़र रखती है, ठीक है। तो ये एक डिपार्टमेंट है। इसमें एक जो एईओ का जॉब होता है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, वो होता है 4600 ग्रेड पे का। 4600 ग्रेड पे का जॉब होता है। सिलेक्शन जो होता है वो एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। सिलेक्शन पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि इस एसएससी सीजीएल नाम का एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें पीटी होता है, मेंस होता है, और अच्छे नंबर आते हैं आपके, तो आप एज ए एईओ इन ईडी सिलेक्ट होते हो, ठीक है। सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें
मतलब कहते हैं कि ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जॉब अच्छा नहीं है, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप्ड का रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन फिर भी मतलब फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है, तो मतलब अगर उसमें आप नहीं जाएँ तो ही अच्छा है, क्योंकि हेक्टिक काम है, ठीक है? अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो। नहीं तो दूसरा, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर में है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपका। उसी तरह ईडी में मतलब कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ एक एसएससी के थ्रू जाते हैं। दूसरा एक ये डेपुटेशन के थ्रू जाते हैं, तो डेपुटेशन फिक्स डिपार्टमेंट से होता है, हर डिपार्टमेंट से डेपुटेशन नहीं होता है। तो डेपुटेशन के लिए मेनली 4 या 5 डिपार्टमेंट है, मैं कुछ का नाम बताता हूँ। सबसे पहला होता है कस्टम और सेंट्रल एक्साइज से। कस्टम अगर एग्जामिनर आप बनते हो, तो भी आपको एक मौका मिलता है कि आप 3 साल के लिए इन ईडी डिपार्टमेंट सर्व कर सको एज ए एईओ या एज ए ईओ, ठीक है? प्रमोट होकर एईओ जो बनते हैं, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो ईओ बनते हैं, ठीक है? इनकम टैक्स से भी लोग जाते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होते हैं वो भी ईडी में जाते हैं, पुलिस भी जाती है, पुलिस जो लोकल पुलिस होती है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुलिस हुई है, दिल्ली पुलिस हुई, ये लोग भी ईडी में जाते हैं, और सीबीआई वाले भी जाते हैं। सीबीआई वाले तो ज़्यादा जाते हैं, सीबीआई और ईडी का चलते रहता है हमेशा, ईडी वाले सीबीआई में जाएंगे, सीबीआई वाले ईडी में आएंगे, ऐसे चलते रहता है। और भी एक दो डिपार्टमेंट है, जैसे कुछ आईबी से भी आते हैं, लेकिन वो बहुत कम, ठीक है? तो ऐसे चलते रहता है, ठीक है? अच्छा, अगर इसका पोस्टिंग का बात करें, ये तो हुआ आपका रिक्रूटमेंट कैसे-कैसे होता है। 2 तरह से रिक्रूटमेंट, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी सीजीएल, और सेकंड आपका रिक्रूटमेंट जो होगा डेपुटेशन के थ्रू होगा, थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स। अगर वहाँ आप 4600 ग्रेड पे यानी इंस्पेक्टर लेवल पे हो तब। ऐसा नहीं कि वहाँ टीए को या फिर सीनियर टीए को या फिर आपका एमटीएस को या एलडीसी को उठा के एईओ में मौका मिलता है, नहीं। आपको वहाँ इंस्पेक्टर जब बन जाते हैं तभी मौका मिलता है, ठीक है? आते हैं इसकी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ होती है। सबसे पहले तो इसकी पोस्टिंग जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, ठीक है? उसके बाद हेडक्वार्टर के नीचे होता है रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस का बात करूँ तो ये रीजनल ऑफिस मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है, ठीक है? अगर मैं मुंबई का बात करूँ, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली, ये 5 ही जगह है, ठीक है? 5 जगह इसलिए है क्योंकि जनरली इसके 5 रीज़न ही हैं, ठीक है? रीजनल ऑफिस जो होता है वो हेड होता है, उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं स्पेशल डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है? तो वो स्पेशल डायरेक्टर होते हैं, जो उसके हेड होते हैं। जस्ट जैसे ही हम रीजनल ऑफिस के नीचे आते हैं तो आता है जोनल ऑफिस, ठीक है? जोनल ऑफिस जो है वो अलग-अलग लोकेशन पे होता है, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स सिटीज़ में हो, वो एक्स सिटीज़ और वाई सिटीज़ दोनों में होता है। सबसे खास बात है ना ईडी की, कि इसका पोस्टिंग जो होता है वो एक्स और वाई सिटीज़ में ही होता है। जेड सिटी में ईडी का पोस्टिंग जनरली नहीं होता है, नहीं यूँ होता है जनरली, क्योंकि कोई जेड सिटी में ईडी का ऑफिस है ही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं जोनल ऑफिस। जोनल ऑफिस जो है आपका अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन सारे लोकेशंस पे है। और सबसे बड़ी बात कि जोनल ऑफिस जो है वो हेड किसके कौन करता है? उसको हेड करते हैं जेडीई, यानी जॉइंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है? जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट जो होते हैं वो उसको ये हेड करते हैं, ठीक है? तो सबसे ऊपर कौन? आपका रीजनल, मतलब सबसे ऊपर तो हेडक्वार्टर, उसके बाद रीजनल ऑफिस, उसके बाद जोनल ऑफिस, और जोनल ऑफिस के बाद क्या आएगा? सब जोनल ऑफिस। तो सब जोनल ऑफिस जनरली वाई सिटीज़ ही होता है, मतलब एक सिटीज़ भी हो सकता है, लेकिन कुछ, ठीक है? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे शिमला हुआ, सूरत हुआ, जम्मू हुआ, आपका कोच्चि हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, ठीक है? इलाहाबाद हुआ, ये सब शहर हो सकते हैं। और यहाँ पे जो हेड करता है इस, मतलब इस सब जोनल ऑफिस को, तो ये होता है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको डीडीई बोलते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है? तो समझिएगा आप, हेडक्वार्टर को कौन लीड किया? ठीक है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में, जहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बैठते हैं, मतलब मेन हेड, सबसे हेड, ठीक है? उसके बाद आपका उसके नीचे जस्ट आएँगे तो रीजनल ऑफिस, टोटल रीजनल ऑफिस कितने हैं? 5। कहाँ-कहाँ? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली, ठीक है? ये 5 रीजनल ऑफिस है, और रीजनल ऑफिस को कौन करता है? स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, एसडीई। उसके नीचे आएँगे तो जोनल ऑफिस मैं बता दिया कहाँ-कहाँ होता है, ठीक है? उसको कौन करेगा हेड? जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। और उसके बाद सब जोनल ऑफिस होता है, जो जिसको करते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है? डिप्टी डायरेक्टर जो होता है वो 5400 ग्रेड पे का होता है, ठीक है? आपको पता होगा, जब मतलब 4800 के बाद जो 5400 ग्रेड पे होता है, वही होता है डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है? तो ये इसका ऑफिस का ये होता है। आपका पोस्टिंग सभी जगह जगह हो सकता है। आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर में भी हो सकता है, आपका रीजनल ऑफिस में भी, आपका जोनल में भी और सब जोनल ऑफिस में भी। आपका ये चारों जगह पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है? पोस्टिंग का बात करते हैं, ठीक है? पोस्टिंग कितने जगह, ये चारों जगह तो हो गया, लेकिन इन चारों जगहों में भी आपका मतलब ये सेक्शंस बँटे हुए हैं। जैसे आप, जैसे मतलब हर डिपार्टमेंट के अलग-अलग विंग होते हैं, तो इसके भी टोटल 4 विंग है। टोटल 4 विंग का बात करें तो सबसे पहला आता है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा आता है इंटेलिजेंस, तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन और चौथा आता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ये टोटल 4 ये हैं, क्या कहते हैं, 4 विंग है इसके, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। इन चारों के बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इनका काम क्या है, ठीक है? उसके पहले आते हैं हम लोग सैलरी पे। सैलरी क्योंकि एक बहुत बड़ा ये रहता है, क्योंकि पता चलता है कि सैलरी जो है उसमें ये सबसे ज़्यादा है।
क्यों सबसे ज़्यादा है? आखिर ये 4600 ग्रेड पे का जॉब है, ठीक है? इसका भी बेसिक उतना ही है जो कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का है, इंस्पेक्टर ऑफ जीएसटी इंस्पेक्टर जो लगते हैं उनका है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट यहाँ तक जो लगते हैं उनका भी उतना ही होता है, तो इसका सैलरी क्यों है? हाँ, इसका सैलरी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, ठीक है? वो स्पेशल अलाउंस सबसे पहले होता कितना है? तो देखिए वो स्पेशल अलाउंस जो होता है, वो अलग से मिलता है और वो होता है आपका बेसिक का 20%। तो अगर आपका 44,900 बेसिक है, तो आपको लगभग-लगभग मोटा-मोटी 9,000 के आस-पास एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। आप समझ रहे होगे? हर महीना 9,000 एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे 1 साल में कितना एक्स्ट्रा लगेगा? तो 12 गुने 9 108 यानी 1,08,000 या एप्रॉक्स मान के चलो कि 1 लाख के मोटा-मोटी 1 लाख 1,10,000 के आस-पास आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा। तो इसलिए ये हाईएस्ट पेड जॉब हो जाता है एसएससी डिपार्टमेंट में, क्योंकि इसमें 20% जो है सैलरी एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी चीज़ें सेम मिलती हैं, जैसे बेसिक हुआ, डीए उतना ही मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है, अभी 42% चल रहा है, ठीक है? एचआरए मिलता है, ठीक है? एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस जो एक्स सिटीज़ में 27% और वाई सिटीज़ में आपका 18%। जेड सिटी में तो इसकी पोस्टिंग होती ही नहीं है, तो बात करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ये ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, टीपीटी अलाउंस जो जैसा सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल वैसा ही होता है, बस एक एक्स्ट्रा होता है, क्या होता है वो? स्पेशल अलाउंस होता है, जो कि 9,000 के आस-पास का होता है, ठीक है? ये 2 ही डिपार्टमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है बस ईडी में मिलता है, एक जगह और मिलता है। कहाँ पे मिलता है? सीबीआई में मिलता है। खैर मैं सीबीआई का भी वीडियो बनाऊँगा कभी। कभी क्या अभी मेरा पोस्टिंग से मतलब ये अभी मेरा ये जो डिपार्टमेंट का सीरीज़ है वो चलता ही रहेगा। वेरियस डिपार्टमेंट में आपका कैसा-कैसा वर्क प्रोफाइल होता है, ठीक है? तो ईडी और सीबीआई ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको 20% एक्स्ट्रा मिलता है बेसिक का, इसलिए इसका सैलरी सबसे ज़्यादा होता है। ऑब्वियस है, थोड़ा चाहिए भी इसका ज़्यादा सैलरी क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, बहुत हेक्टिक काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रेनिंग जो होगी आपकी वो होगी दिल्ली में। दिल्ली में सेंटर है उनका, वहीं पे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग टोटल 21 दिन की होती है। 21 दिन में आपको कोई बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं सिखाया, लेकिन हाँ, आपको 2 चीज़ सिखाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए एक्ट जो होता है, ठीक है? वो सिखाया जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें और बताई जाएँगी, जैसे फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स है, एफएटीएफ का नाम सुने होंगे, जो कि एक इंटरनेशनल एक्ट है, मतलब इंडिया का एक्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल एक्ट है। ठीक है? तो उसके बारे में बताया जाएगा। मैं थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ, ठीक है? सब समझो, मनी लॉन्ड्रिंग पहले क्या होता है और आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, यहीं से रिलेटेड है, ठीक है? सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? जैसे कोई भी ब्लैक मनी को अगर कोई व्हाइट कर रहा है, ब्लैक मनी जो भी होता है, जिसका इनकम वो नहीं दिखाना चाहता है कि ये पैसा मैंने कमाया है, लेकिन उसको व्हाइट करना है। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है कि हवाला के थ्रू ट्रांज़ैक्शंस, हवाला आप समझते होंगे कि यहाँ पे कोई पैसा हार्ड कैश में दिया और दूसरे जगह जाके उसको पैसा मिल गया, ठीक है? यहाँ बैंक से लेन-देन नहीं होता है, तो बैंक से लेन-देन नहीं होता है, तो कैश में ही डीलिंग होता है और कैश में डीलिंग होता है, तो वो चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में या फिर गवर्नमेंट को दिख ही नहीं पाती हैं, ठीक है? और वो मनी जो है फिर अलग-अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट हो जाता है। कुछ कंपनीज़ होती हैं, जैसे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है? सपोज़ करो कि हवाला के थ्रू कोई इंडिया में बैठा हुआ है, हवाला के थ्रू कि सऊदी अरब में पैसा भिजवा दिया। सपोज़ करो, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताया, ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, सब चीज़ है, ठीक है? सऊदी अरब में पैसा भिजवा दिया। अब सऊदी अरब में बहुत सारा पैसा हो गया, तो वो क्या करेगा, इस मनी को व्हाइट करने के लिए अलग-अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। फॉरेन जो एफडीआई होता है इंडिया में, उसपे कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है? तो एफडीआई जो है, वहाँ पे पैसा लगा दिए अलग-अलग कंपनी में। वो कंपनी भी कैसी होंगी, वो सेल कंपनीज़ होती हैं। सेल कंपनीज़ बोले तो खोखली कंपनी मतलब डमी डायरेक्टर होगा। एक्चुअल में वो होता ही नहीं होगा, कंपनी एक्ज़िस्ट ही नहीं करता है। एक कंपनी का एड्रेस है, घर है छोटा-सा, उसमें दिखा दिया कि ये पेपर है वगैरह, वगैरह, वगैरह। जब एक्चुअल में जाके देखे तो वहाँ कोई बस ऐसे ही एक कमरा टाइप का है, एक लैपटॉप रख लिया है, वही बोल रहा है कि मेरा कंपनी है। लेकिन और उसमें करोड़ों-करोड़ों फंडिंग हो रहा है, ठीक है? कुछ दिन के बाद वो दिखाता है कि कंपनी जो है वो लॉस में चली गई और सारा पैसा जो है वो व्हाइट हो जाता है। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका होता है, ठीक है? तो एक ये मनी लॉन्ड्रिंग, एक हवाला ट्रांज़ैक्शन में बताया, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, इस चीज़ पे नज़र रखना कि कहीं मतलब ये चीज़ सेल कंपनीज़ जो है वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हैं। दूसरा एक बेनामी एंगल भी देखा जाता है। कुछ ट्रांज़ैक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जो है मतलब कोई भी एक एक्स वाई जेड लड़का है, वो बहुत पैसा अर्न कर रहा है, ठीक है? बट अपने पैसे को छुपाने के लिए वो क्या कर रहा है, बहुत कहीं बंगला ले रहा है, कहीं घर ले रहा है, लेकिन अपने नाम पे ना लेके क्या कर रहा है कि वो कुछ अपने नाम पे ले रहा है, कुछ अपनी वाइफ़ के नाम पे, कुछ अपने माँ के नाम पे, कुछ अपने भाई के नाम पे, कुछ अपनी बहन के नाम पे ऐसे ले रहा है, ताकि सबका इनकम जो है थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा दिखा पाए। देन दिस इज़ बेनामी, क्योंकि उसकी माँ जो है वो वर्किंग नहीं है, उसकी उसकी बहन जो है, उसके उसकी वाइफ़ जो है वो वर्किंग नहीं है, वर्किंग बस यही है और ये पैसा बहुत कमा रहा है, तो इस पे बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन ना आ जाए, तो वो क्या कर रहा है, सबको दे रहा है ऐसे प्रॉपर्टी और गिफ्ट के रूप में तो अपने फैमिली मेंबर्स को आप दे ही सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका एक बेनामी एंगल हो गया। तो ये बेनामी एंगल से भी आप ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक तरीका हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया, ये यहाँ भी सीबीआई जो है, सॉरी, यहाँ भी जो है ईडी जो है वो ये करेगी,
इस पे भी नज़र रखेगी। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्या होता है कि अगर आप कुछ डॉलर्स का ट्रांज़ैक्शन करते हो, देखो सबसे पहले समझ लो क्या होता है, फेरा था पहले, अब फेमा हो गया, ठीक है? फेमा 2002 से एक्ट मतलब स्टार्ट हुआ जुलाई से, ठीक है? फेमा क्या होता है कि कोई भी आप अगर $1 का भी अगर ट्रेड करते हो ना, ठीक है? तो कभी भी डॉलर का ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मतलब ऐसा नहीं है कि गए एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कर रहे हैं, डॉलर खरीदे और बेच दिए, नहीं। उसके लिए कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट होता है। सबसे एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, बैंक रियलाइज़ेशन सर्टिफिकेट, बीआरसी कहते हैं उसको, ठीक है? तो ये बीआरसी का मतलब बीआरसी जितना आप लिए हो, डॉलर खरीदे हो, उतना का बीआरसी मतलब बीआरसी है कि नहीं आपका मतलब बैंक रियलाइज़ेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं आपके पास? है तो कितने का है? उतना ही का ट्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, उसके बाद फेमा के अंदर बहुत सारे ये आते हैं, बहुत सारे अकाउंट आते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट। एनआरओ अकाउंट क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल ओरिजिनल अकाउंट होता है और आपका जो ये एनआरई अकाउंट होता है, वो नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट होता है, ठीक है? और एक होता है एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट होता है, ठीक है? तो ये अलग-अलग है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, नॉर्मली मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ, ठीक है? एनआरओ जो होता है, ठीक है? उसपे इंडियन और फॉरेन अकाउंट दोनों तरह का होता है, उसपे टैक्स लगता है। तो उसपे जो कोई पैसा डाला, तो उसपे टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्रॉपर वो टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं दूसरे जगह से पैसा आ रहा है, ठीक है? तो वो सब चीज़ को ट्रैक करना आपका मेन काम रहेगा। तीसरा एक और चीज़ है, एक और एक्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जनरली मतलब बहुत देशों का संगठन मिलके एक बनाए थे, ये इंटरनेशनल एक्ट है, ठीक है? 1989 में एफएटीएफ के नाम से प्रसिद्ध है, आप देख सकते होंगे, गूगल कर सकते हैं एफएटीएफ, ठीक है? तो इसमें कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैं हवाला ट्रांज़ैक्शन बताया या फिर मनी लॉन्ड्रिंग बताया, तो मनी लॉन्ड्रिंग में ज़रूरी नहीं है कि सेल कंपनीज़, कभी-कभी क्या होता है, इससे टेरर फंडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एफएटीएफ नज़र रखता है कि मतलब कोई ऐसा कंट्री तो नहीं है जिसपे बहुत सारे देश का नज़र है, बहुत सारे देश बहुत ज़्यादा पैसा उस पे भेज रहे हैं, ठीक है? अगर ऐसा होता है ना, तो उनमें ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है एफएटीएफ जो है, एफएटीएफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और वो जो कंट्री है, वो चला जाता है ग्रे लिस्ट में। जैसे कि ग्रे लिस्ट का मैं नाम बताऊँ तो जैसे पाकिस्तान हुआ, यमन हुआ, इथियोपिया हुआ, सीरिया हुआ, ये सब जो है ना और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, नेट पे ईज़िली अवेलेबल होता है ग्रे लिस्ट का, ठीक है? तो ये सब जो है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में लगे मतलब इसके पीछे एजेंसीज़ लगी हुई हैं कि कहाँ से कहीं फंडिंग गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है? बट फिर भी होता ही है, वो रुकता नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ आइडिया लगाने वाले भी होते हैं। कहते हैं ना, अगर भगवान है तो फिर भूत-प्रेत भी है, तो वही वाला हाल है, ठीक है? दूसरा होता है एक ब्लैक लिस्ट होता है, ठीक है? जैसे कोई कोई कंट्री जो है इसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनको पता है कि हम ग्रे लिस्ट में हैं, तब भी मान रही हैं, तब भी फंडिंग वगैरह चालू है उनका। तो ऐसे क्या होता है, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और वहाँ कोई भी बिज़नेस नहीं करता है। तो ये भी चेक करना होता है कि ग्रे लिस्ट से कहीं ग्रे लिस्ट वाली जो भी कंट्रीज़ हैं, उनसे कहीं बहुत ज़्यादा फंड तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मोस्टली वो टेरर फंडिंग के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है? तो वो भी ईडी का काम होता है कि फॉरेन एक्सचेंज में कुछ ऐसे कंपनीज़ तो मतलब ऐसे जगह से तो बहुत पैसा नहीं आ रहा है ना, जहाँ पे मतलब जो कि ग्रे लिस्ट में कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो ये सब भी देखना होता है, ठीक है? क कहने का मतलब फॉरेन एक्सचेंज जब भी होता है ना, तो पता नहीं चल पाता है कि हमारे कंट्री में कितना एक्चुअल में रुपया आया और हमारे कंट्री से कितना रुपया गया। इस चीज़ को ध्यान देने के लिए यही फेमा एक्ट जो फ पहले फेरा एक्ट बनाया गया था, उसी को एक्सचेंज करके फेमा एक्ट बनाया गया, ठीक है? और यही सारा चीज़ सिखाया जाता है आपको ईडी जब जाते हो, ईडी में ट्रेनिंग में फेमा के बारे में बताया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया जाता है, एफएटीएफ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कुछ केसेस भी करवाए जाते हैं, कुछ मतलब लाइव केसेस भी करवाए जाते हैं। लाइफ नहीं मतलब एक 1-2 सिनेरियो बताया जाता है कि इस केस में ऐसा हुआ था, इस केस में ऐसा कुछ सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग होता है, 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, ज़्यादा ये नहीं होता है, सैलरी आपको मिलता है उस ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन ट्रेनिंग आपकी दिल्ली में ही होगी, ये बात फिक्स है, ठीक है? आपकी पोस्टिंग भले ही मुंबई हो, लेकिन ट्रेनिंग आपकी दिल्ली में होगी। तो होप सो आप ट्रेनिंग के बारे में समझ गए होंगे और ये सब एक्ट के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ गए होंगे कि और ये एक्ट के बारे में समझने से आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि मेन काम क्या है। सबसे पहला क्या? सेल कंपनीज़ को ढूँढना, कोई सेल कंपनी तो नहीं है जिसके पास बहुत सारा फंड आ रहा है, अगर है ठीक है? तो उसको ट्रेस करना, जाके वेरीफ़ाई करना कि क्या ये सेल कंपनी है, ठीक है? अगर वो भी है, ठीक है? तो कोई फॉरेन एक्सचेंज पे देखना, फॉरेन एक्सचेंज पे ध्यान देना, पैसा जो है देश से जा रहा है तो उसका प्रॉपर व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी तो नहीं है, हवाला ट्रांज़ैक्शंस पे नज़र रखना, ये सब चीज़ काम है, ठीक है? आप समझ गए होंगे क्या काम है। चलिए आते हैं वर्क स्ट्रक्चर मतलब ऑफ़िस के स्ट्रक्चर पे। जो भी ऑफ़िस होता है वो मैं तो बता दिया कि हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफ़िस, ज़ोनल और सब ज़ोनल ऑफ़िस होते हैं, ठीक है? उसके बाद अंदर जाएँगे तो बहुत सारे विंग होते हैं, ठीक है? 4 ये विंग होते हैं मोस्टली कौन-कौन से? इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। ये चारों जगह आपका हो सकता है जॉब। जो मेन रेड होता है, जो कहते हैं कि ईडी का रेड पड़ा हुआ है, ईडी का सर्वे, ईडी का सर्च चल रहा है, ठीक है? वो होता है इन्वेस्टिगेशन से। तो अगर आपका इन्वेस्टिगेशन में जॉब लगता है, तो वहाँ काम बहुत हेक्टिक है क्योंकि आपको कंटिन्यू रेड करना पड़ेगा। जब रेड करते हैं, तो आपको एक पावर होता है, ठीक है? ये सबसे पावरफुल जॉब इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है? बहुत पावरफुल जॉब है ये। पता है क्या?
आपको अरेस्ट करने का पावर होता है। एक एईओ या एक ईओ को अरेस्ट करने का पावर होता है। तो उनको जब भी रेड में कोई भी चीज़, कोई भी आदमी पकड़ा जाए या फिर कोई गलत साबित हो, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन कहते हैं ना कि ईडी का एक बात होता है, ईडी वाले लोग एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो ना, तो उसके साथ-साथ आप भी अरेस्ट होते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई क्राइम किए हो। कहने का मतलब हुआ, अगर आप किसी को अरेस्ट किए ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उससे सारा उसका सारा बयान लेना, ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो फिर उसी को कहते हैं आपका काम बहुत हेक्टिक हो जाता है, ठीक है? जब भी आप किसी को अरेस्ट करके लाएँ, ठीक है? ऑफ़िस में लाएँ या कहीं भी जो भी डिज़ायर्ड लोकेशन होगा, तो उसका पूरा क्या करेंगे आप? पूरा उसका बैकग्राउंड वगैरह पूछेंगे उससे, क्या करते हो? कुछ क्वेश्चनेयर्स पूछेंगे, आप अपने मन से क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे, उसका सारा मतलब एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना आपका एक दिन भर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कभी-कभी होता क्या है मेरी बात हो रही थी बहुत सारे मतलब मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, तभी मैं बनाता हूँ। तो जब रिसर्च कर रहा था तो पता चला कभी-कभी क्या होता है ना कि 6 बजे से सुबह 6 बजे से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, ठीक है? 6 बजे से पूछताछ हो रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और कभी-कभी रात के 10-10 बजे तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते रहता है। बीच में ना खाना खाने का फुर्सत ना कुछ। तो हेक्टिक वर्क तो है इन्वेस्टिगेशन में, आप मानिए ना मानिए, ठीक है? ऊपर से कभी रेड पे जाते हो तो वहाँ भी बहुत सारा चीज़ होता है, पंचनामा बनना, ये बनना, वो बनना, बहुत सारे पेपर वर्क्स भी होते हैं, ठीक है? और उसके बाद और भी उसके बाद वहाँ पे पूरा रिपोर्ट तैयार करना भी एक बड़ा मतलब ये होता है, बहुत हेक्टिक होता है, पूरा रिपोर्ट भी तैयार करना और करना आप ही को है, नो डाउट, ठीक है? हाँ, पावर भी है, पैसा भी है, तो काम भी है। ठीक है, आप काम से नहीं बच सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि हम पूरा सरकारी बाबू तरह बैठ के आराम से मस्त जॉब करें, एकदम 9 टू 5 जाएँ, तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है? हाँ, No, 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 no. हाँ, अगर आप एक्सपोज़र चाहते हो, आप चाहते हो कि हम थोड़ा पावर मिले, थोड़ा पैसा भी अच्छा हो, सोशल मतलब ये कहते हैं ना आपका मतलब सोशल स्टेटस थोड़ा बढ़े। जैसे किसी को भी बोलेंगे किस डिपार्टमेंट में, वो ईडी में है। ईडी बोलते ही पहले वो तो 2 कदम पीछे भागेगा कि अरे भाई! भाई बड़ा आदमी है, ठीक है? तो एक बड़ा मतलब बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है? लेकिन उनके लिए नहीं है जो मतलब जो हेक्टिक वर्क पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पे रेड कंडक्ट होता है, आप समझ गए होंगे। एक होता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम होता है बस इनपुट्स लेना, ठीक है? इनपुट्स लेना और उसको सर्कुलेट करना, किस इनपुट को कहाँ देना है, कहाँ से इनपुट लाना है। अब ये इनपुट क्या होता है भाई? तो इनपुट होता है बहुत सारा देखो एक होता है जैसे बहुत लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है? वो इनपुट हुआ। लेकिन मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन आते हैं वो अलग-अलग डिपार्टमेंट से आते हैं। जैसे मैं बताया अभी कुछ देर पहले एक एक टर्म डिफाइन किया था बेनामी, ठीक है? तो बेनामी आपको पता है क्या है? बेनामी एक डिपार्टमेंट है जो कि इनकम टैक्स के अंदर आता है। इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है उसका एक विंग है बेनामी। तो बेनामी अगर कोई एंगल पकड़ा जाता है, कोई बेनामी प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है और वो बेनामी पता चलता है कि ये बेनामी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू हुआ है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ पैसा है, तो बेनामी वाले क्या करते हैं, फिर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, किससे? ईडी से। या ईडी वाले को पता चलता है कि ये पैसा जो है जो भी हो रहा है, ठीक है? जो भी पैसा मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में मिला उसको, उसका क्या कर रहा है, वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहा है, तो वो बेनामी से शेयर करता है। अपना मतलब कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है। तो इनपुट्स आते रहते हैं, सीबीआई से इनपुट आएगा ये आप सुने होंगे कि पहले सीबीआई का रेड पड़ा और सीबीआई के बाद फिर आईबी का रेड पड़ रहा है, फिर उसके बाद तुरंत ईडी का रेड पड़ गया। तो कैसे? अचानक सीबीआई का फिर ईडी कैसे घुस जाता है? तो वहाँ से क्या आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, इनपुट्स आते हैं उनके पास कि यहाँ पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फॉरेन एक्सचेंज का कुछ बात हो रहा है, आप आके सर्च कीजिए क्योंकि वो डिपार्टमेंट अपना काम सँभालेगा। ठीक है, ये डिपार्टमेंट अपना काम सँभालेगा, तो ये डिपार्टमेंट के पास इनपुट आता है, इंटेलिजेंस आता है। तो यही इंटेलिजेंस का काम मेन है, इनपुट कलेक्ट करना और इनपुट कलेक्ट करके और इन्वेस्टिगेशंस को देना, ठीक है? और कोऑर्डिनेशन को देना, ठीक है? तो इनपुट्स मेन कलेक्ट करना, फाइल्स वगैरह मेंटेन करना, तो ये आपको लग रहा होगा कि कलेक्ट इनपुट करना है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है? मतलब हेक्टिक काम है, बहुत हेक्टिक काम है। इनपुट्स लेना उतना आसान नहीं है। एक-एक केस में पता चलता है 7-7 साल तक, 10-10 साल तक लोग इनपुट्स ही कलेक्ट करते रहते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, कोई-कोई केस सुने होंगे आप लोग ईडी का, जो कि पिछले 4 साल, 5 साल से चलता ही आ रहा है। उसके चलते बहुत लोगों का ट्रांसफर रुका हुआ है, उस केस के चलते, ठीक है? और ये फैक्ट है, ठीक है? तो कभी ऐसा होता है, तो ये इंटेलिजेंस हुआ, जहाँ पे इनपुट्स आता है और उसपे वर्क होता है। एक तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है? कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि दूसरे जगह से कोऑर्डिनेट करता है। मान लो कि अगर किसी भी आईबी के डिपार्टमेंट को आपको सीबीआई से कॉन्टैक्ट करना है, इनकम टैक्स से कॉन्टैक्ट करना है, जीएसटी से कॉन्टैक्ट करना है, कस्टम से कॉन्टैक्ट करना है, ये सब डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना है या मान लो कि पीएमओ से कॉन्टैक्ट करना है, प्रधानमंत्री ऑफिस जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उससे कॉन्टैक्ट करना है। तो कॉन्टैक्ट जो है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, उसके लिए कोऑर्डिनेशन चैनल बनाया गया है। या इंटेलिजेंस को इन्वेस्टिगेशन से कॉन्टैक्ट करना है या फिर एडमिन सेक्शन को इन्वेस्टिगेशन से कॉन्टैक्ट करना है या कुछ ऐसा लेटर आया है जिसको सब जगह कोऑर्डिनेशन को पहुँचाना है, तो ये कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब उनके पास सारा लिंक रहता है कि इस डिपार्टमेंट को भेजना है, यहाँ से उठा के लेटर उसको भेज दिया। मतलब आप समझ गए, इन्वेस्टिगेशन को कोई भी चीज़
सीबीआई को सौंपना है। सपोज़ सपोज़ करो कि ईडी का कोई केस है इन्वेस्टिगेशन, उसको वो सीबीआई को सौंपना है, तो वो डायरेक्ट सीबीआई को नहीं देगा। क्या करेगा? वो कोऑर्डिनेशन को सौंपेगा और कोऑर्डिनेशन जो है वो सीबीआई को देगा, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन और वैसे ही अगर सीबीआई को कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देना है ईडी को, तो डायरेक्ट ईडी के इन्वेस्टिगेशन में या ईडी के इंटेलिजेंस में नहीं देगा। वो क्या करेगा? पहले आएगा कोऑर्डिनेशन के पास, कोऑर्डिनेशन जो होगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाता है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने में मदद करती है, ठीक है? तो ये भी एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट से लिंक रखना पड़ेगा, ठीक है? और कहते हैं ना कि ईडी का जो ये होता है, ईओ होता है या एईओ होता है जो आप बन के जाओगे, वो बस ईडी का नहीं होता है, वो सारे डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर होता है, क्योंकि उसको सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज भी होता है, ठीक है? वो इनकम टैक्स का भी जानता है कुछ-कुछ बात, वो जीएसटी का भी बात जानता है, क्योंकि वहाँ इतना सारे केस ही आते हैं सारे डिपार्टमेंट से कि तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में क्या होता है कि ये एडमिन सेक्शन में जनरली बस वही जो सैलरी बनता है, जो रिक्रूटमेंट होता है, एडमिन सेक्शन है, मतलब कुछ रिटायरमेंट वगैरह का, ठीक है? और जो जो भी होता है, मेडिकल बिल हुआ, ये बिल हुआ, वो बिल हुआ, टूर अलाउंस, ये सब जो होता है ना काम, मतलब ऑफ़िस के ही कुछ-कुछ काम जो सारे एडमिन सेक्शन में होते हैं, ठीक है? वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, तो वो कुछ वहाँ भी हेक्टिक काम उतना नहीं है, लेकिन वहाँ फिक्स काम है, मतलब आप 5-6 बजे छुट्टी पे आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो काम बहुत है, बहुत ज़्यादा काम है, वहाँ रेड पे भी जाना होता है, वहाँ बहुत काम होता है, ठीक है? तो और आपका ऐसा नहीं है कि एडमिन में आ गए तो एडमिन में रहोगे, हर 2 साल के बाद इधर-उधर, इधर-उधर ट्रांसफ़र होते रहता है या कभी-कभी 1-1 साल पे डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट में खाली है, कहाँ किसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे चलते रहता है। तो आप काम से तो बच नहीं सकते हो सबसे पहली बात। तो ये रहा आपका ये 4 सेक्शंस और 4 सेक्शन में आपके वर्क। उसके बाद और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, चूँकि ईडी जो है वो अभी उतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है? मतलब बहुत छोटा डिपार्टमेंट ही है अभी। जैसे इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स में मुझे लग रहा है मुंबई में जितना एम्प्लॉयी होंगे अकेला, ठीक है? वो पूरा हमको लग रहा है ईडी में 2, 3, 4 स्टेट मिला के होंगे या कहीं उससे ज़्यादा स्टेट मिला के होंगे, ठीक है? तो बहुत ही अभी छोटा कॉन्साइज़ डिपार्टमेंट है। जेड सिटी में तो इसकी पोस्टिंग भी नहीं होती है, उसका ऑफ़िस भी नहीं है। अगर एक्स सिटी में भी बात करें तो एक्स सिटीज़ में भी मतलब हर जगह पो है, लेकिन उतना बड़ा-बड़ा ऑफ़िस नहीं है, ठीक है? काम बहुत बड़ा है, काम के लिए आप सोचिए मत, काम बहुत बड़ा है, लेकिन वो डिपार्टमेंट छोटा है तो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटा डिपार्टमेंट 2-4 आदमी ही बैठे हुए हैं रिपोर्ट बनाने के लिए और काम भर-भर के आ रहा है, तो रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है। तो रिपोर्टिंग भी बहुत होता है, मतलब सारे डिपार्टमेंट को ये बताना, वो बताना, पीएमओ से संपर्क करना, ठीक है? हर बार रिपोर्ट को डेली भेजना, कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाना, ठीक है? मीडिया को सँभालना, ये सँभालना, वो सँभालना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना भी एक मतलब हेक्टिक वर्क है, तो रिपोर्टिंग भी ज़्यादा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना भी है, ठीक है? उधर मनी लॉन्ड्रिंग भी देखना है, इधर इंटेलिजेंस से जो आ रहा है इनपुट्स उसको उस पे भी ध्यान देना है। तो आप समझ गए डाइवर्सिफ़ाइड वर्क है, मतलब अगर आप चाहें तो आप बोर कभी नहीं होगे, इतना डाइवर्सिफ़ाइड वर्क है। लेकिन हाँ, काम तो हेक्टिक है। तो अगर आप वर्कहॉलिक हो तभी जाना, बाकी कितना पावर है ये सब मैं बता दिया, सैलरी भी सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं सबसे मेन, ठीक है? सबसे मेन चीज़ प्रमोशन पे। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब कहा जाता है ना कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जिसका प्रमोशन किसी भी डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा है, और सच में ये बात सच है, क्योंकि इतना प्रमोशन जब मैं रिसर्च कर रहा था, देखा तो बोला कि यार ये डिपार्टमेंट है कि क्या है? इतना अच्छा-अच्छा प्रमोशन और इतना जल्दी प्रमोशन, ठीक है? इसका प्रमोशन आईटीआई, जीएसटी, सीबीआई से भी अच्छा है। इनफैक्ट सीबीआई से भी अच्छा। आप सोच रहे होंगे सीबीआई से अच्छा कैसे? अरे यार, सीबीआई में जो है ना, सीबीआई के तरह ही है, लेकिन सीबीआई में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है? आपको पता होगा सीबीआई में जब आप जाओगे तो मतलब जो प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन तो वो बिना एग्ज़ाम क्लियर करे नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो है आपको एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं होता है। सीबीआई में एग्ज़ाम है, बट ईडी में एग्ज़ाम नहीं होता है, और ईडी के बाद इस ईडी में जब आप एईओ में लगते हो, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर में, तो आपका फर्स्ट जो प्रमोशन होता है वो होता है 4600 से डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे जो कि ग्रुप बी लेवल लेवल का गेस्टेड पोस्ट है, जिसको कहते हैं ईओ, ठीक है? एनफोर्समेंट ऑफिसर। असिस्टेंट का बस असिस्टेंट हट जाता है, एईओ से ईओ हो जाता है, ठीक है? ये मोस्टली पहले के बैच के 3 साल में ही बने हैं, लेकिन अभी बता दूँ 3 साल मत लेके चलिएगा, 4 साल मान के चलिएगा कि 4 साल में फिक्स बन जाते हैं। फिक्स है कि 4 साल में बन ही जाते हैं। कभी-कभी बहुत आप एकदम नॉर्थ इंडिया वगैरह इधर हो कहीं, तो जाके आपको सॉरी नॉर्थ ईस्ट में हो या एकदम कुछ ऐसे लोकेशन पे हो जहाँ प्रमोशन स्लो है, तो हो सकता है कि 5 साल लग जाए, ठीक है? लेकिन 4 साल में जनरली 3 से 4 साल में बन जाते हैं, ठीक है? ये ईओ, ठीक है? ईओ के बाद जो लगते हैं, ईओ के बाद जो होता है वो 4800 के बाद डायरेक्ट आप 5400 पे जाते हैं, ठीक है? 5400 बोले तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है? तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, यानी आप ईओ बन जाते हो। तो ईओ जो है वो 5400 ग्रेड पे का होता है। अगर आप ईओ 4 साल में नहीं भी बने तो आपका एमएससीपी लग के 4800 से 5400 ऑटोमेटिक हो जाता है, तो सैलरी पे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 4 साल में ऐसे ही बन जाते हो। लेकिन मोस्टली आप 4 साल में बन ही जाते हो, ये पता है? तो आप जॉइन करोगे एज़ ए एईओ, फिर 4 साल में मान के चलो, 3 से 4 साल में, या कभी-कभी बहुत रेयर कंडीशन है 5 साल में, लेकिन 4 साल में हो जाता है। आप ईओ बन जाते हो और ईओ से आप बन जाते हो असिस्टेंट डायरेक्टर 4 साल में या 3 साल में, 4 साल में, या मोस्टली मैं कभी-कभी सुना हूँ कि 3 साल में बन ही जाते हैं लोग।
ठीक है? लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 साल लग जाए, ठीक है? लेकिन ये भी मैं सुना बात हो रही थी मेरी तो मुझे बताया है कि जो न्यू आरआर मतलब नया रीस्ट्रक्चरिंग होने वाला है। मतलब ऑफ़िस रीस्ट्रक्चर जब होता है तो नए-नए डिपार्टमेंट बनते हैं, बहुत सारा जो एक सेक्शन जो है वो 2 भागों में बँट जाता है, काम भी बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है, क्या कहते हैं, ऑफ़िस थोड़ा बढ़ जाता है या कभी-कभी रीस्ट्रक्चरिंग ये भी होता है, ऑफ़िस कंसाइज़ होता है, 2 डिपार्टमेंट को मिलके या 2 सेक्शन को मिला के कंबाइन करके एक कर दिया जाता है। तो वहाँ क्या होता है फिर स्टाफ ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। तो स्टाफ ज़्यादा चाहिए नहीं होता है तो ऊपर का पोस्ट जो है वो खाली रह जाता है और खाली रह जाता है तो क्या होता है, उतना जल्दी प्रमोशन होता नहीं है। तो अभी रीस्ट्रक्चरिंग तो आया नहीं है लेकिन आगे अगर आता भी है तो थोड़ा-सा इसमें और मैं कह सकता हूँ 3 से 4 साल में जो बता रहा हूँ वो 5 से 6 साल हो सकता है, ठीक है? अगर ये चीज़ होता है तो रीस्ट्रक्चरिंग होता है नहीं तो नहीं, ठीक है? नहीं तो आप ईओ बन जाते हो। ईओ के बाद आप सॉरी ईओ के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो 5400 ग्रेड पे। असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद जो प्रमोशन होता है, ठीक है, वो होता है डिप्टी डायरेक्टर का। डिप्टी डायरेक्टर जो होता है आपको पता है मैं जैसे बताया कि सब जोनल का हेड होता है। जो सब जोनल ऑफिस होता है मैं बताया तो अभी हेडक्वार्टर देन आपका ये रीजनल देन जोनल देन सब जोनल। तो सब जोनल का जो हेड होता है वो कौन होता है? डिप्टी डायरेक्टर होता है। तो डिप्टी डायरेक्टर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा एटलीस्ट 10 ईयर्स लग ही जाते हैं। मतलब 8 टू 10 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है? तो आप मान के चलो कि आप डिप्टी डायरेक्टर तक तो पक्का बनोगे यानी ये ईओ एईओ से ईओ बनोगे, ईओ से असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर और कुछ-कुछ लोग जैसे मान लो कि आप ई ई एईओ जो है वो 22 साल या 23 साल में बन गए या 21 साल में बन गए जैसे ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ, तो कुछ-कुछ लोग बनते हैं क्या कहाँ तक बनते हैं? जेडी तक बनते हैं यानी जॉइंट डायरेक्टर तक बनते हैं, ठीक है? जो कि एक ज़ोनल ऑफिस का हेड होता है, ठीक है? तो वहाँ तक कुछ ही कुछ लोग बनते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और बात कि ये जो ऑफ़िसर लेवल का स्टार्ट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है? ये मतलब क्या होते हैं? ये आईआरएस होते हैं? तो नहीं, आईआरएस के इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि ये जो है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आईआरएस का नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट आईआरएस पास करके कोई नहीं आता। जैसे इनकम टैक्स में या जीएसटी में आते हैं ना, वैसे यहाँ नहीं आते। यहाँ जब भी आते हैं वो डेपुटेशन पे ही आते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ गए, आप हायरार्की भी समझ गए, आप प्रमोशन एस्पेक्ट भी समझ गए, ठीक है? कि कैसे-कैसे होता है, ठीक है? और इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में देखें, देखिए मैं लगभग सारी चीज़ों का कवर कर दिया, मैं वर्क कल्चर बता ही दिया, मैं प्रमोशन बता दिया, सैलरी भी बता दिया, मैं मतलब और भी कुछ क्वेरी होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस वगैरह बता ही दिया है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं होता है। हाँ, ट्रांसफ़र्स एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि सर क्या ट्रांसफ़र्स कहाँ मिलेगा, कहाँ जॉब मिलेगा? तो आपसे जब आप फॉर्म भरोगे तो आप मतलब ईडी के में जब निकाल लोगे तो आपसे प्रेफ़रेंस के रूप में 3 ज़ोन पूछेगा कि 3 अपना डिज़ायर्ड बता दीजिए, अगर वहाँ खाली होगा तो खाली मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको मिल भी जाता है, आप सपोज़ करो कि आप दिल्ली भरे कि मुझे दिल्ली चाहिए, दूसरा भरे जयपुर, तीसरा भरे चंडीगढ़, मान लो कि मुझे चाहिए। आप अगर दिल्ली भर भी देते हो और आपका दिल्ली मिल जाता है मान लो, तो 4 साल के बाद फिक्स है कि आप जैसे ही आप एईओ से ईओ बनोगे तो आपका ज़ोन जो है फिर चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है? और ज़ोन कितने साल में चेंज किया जाता है तो मैं बता दूँ मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल। 7 साल से तो ज़्यादा रखा ही नहीं जा सकता है। तो 3 साल के बाद आपको हो सके ट्रांसफ़र हो जाए ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का ट्रांसफ़र दिल्ली, नोएडा के आस-पास ही हो, नहीं दिल्ली से उठा के आपको हैदराबाद भी भेजा जा सकता है। तो आप ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल रेडी रहना, अगर इस डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है? अ, हाँ, ट्रांसफ़र्स होता है तो मतलब ठीक है, कुछ पर्क्स भी मिलते हैं आपको, जैसे ट्रांसफ़र होगा तो आप जो शिफ्टिंग करेंगे, उसके पैसे वगैरह मिलते हैं, ख़ैर वो तो अलग बात हो गया, ठीक है। काम काम का अगर बात देखें तो मुंबई का देखिए, मुंबई और दिल्ली में तो काम हेक्टिक है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जो कि बिज़नेस ओरिएंटेड जगह नहीं है, जैसे पटना हो गया, रांची हो गया, तो यहाँ काम कम है। तो यहाँ आप कह सकते हैं वर्कलोड कम है, लेकिन बाकी जगह तो जैसे सब ज़ोनल ऑफ़िस में काम थोड़ा कम है, लेकिन आप ज़ोनल और रीजनल ऑफ़िस का बात करोगे तो वहाँ बहुत काम है, ठीक है। वर्कलोड जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा है और आपको मतलब हमेशा तैयार रहना होगा। हमेशा तैयार रहने का मतलब है आपके पास कभी भी फ़ोन आ सकता है कि ऑफ़िस आ जाओ या इन्वेस्टिगेशन पे जाओ या आ जाओ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। हो सके आपको सुबह-सुबह कभी 6 बजे ऑफ़िस जाना पड़े, सुबह-सुबह कभी 10 बजे या कभी रात को जाना पड़े ऑफ़िस उठ के, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो कभी भी मतलब कहते हैं ना कि कभी भी वो बंदा सो नहीं पाएगा, ठीक है? इस टाइप से है। तो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, नहीं कह सकते ऐसा, लेकिन हाँ, सैटरडे, संडे आप एन्जॉय करते हो। लेकिन अगेन बताता हूँ, अगर मुंबई वगैरह में हो, मुंबई, कोलकाता में हो, दिल्ली में तो फिर भी ठीक है क्योंकि दिल्ली में हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर में दिल्ली में थोड़ा काम कम है। मतलब काम कम ही है क्योंकि वहाँ रिपोर्टिंग वगैरह भी होता है ज़्यादा। लेकिन दिल्ली के अगर रीजनल ऑफ़िस में जाते हो तो वहाँ काम बहुत ज़्यादा है। कलकत्ता रीजनल ऑफ़िस हुआ, चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, ये सब जगह काम बहुत ज़्यादा है। तो आप मैं बता दूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप सैटरडे भी एन्जॉय नहीं कर पाओगे, मेरे ख़्याल से, ठीक है? ऐसे करते होंगे लोग, लेकिन महीना में 1 आध सैटरडे ऐसा आएगा जो सैटरडे भी जाना पड़े आपको ऑफ़िस। संडे भी हो सके किसी-किसी कंडीशन में जाना पड़े, नहीं तो मोस्टली सैटरडे, संडे में से 1 दिन तो छुट्टी रहता ही है। ऐसे ऑफ़िशियल हॉलिडे जो बोलेंगे अगर ऑफ़िशियल छुट्टी कब होता है, तो सैटरडे, संडे छुट्टी होती है, ठीक है? आप एन्जॉय कर सकते हो, लेकिन फिर भी काम इतना है कि आपका काम जो है वो बोलेगा नहीं कि आप एन्जॉय करो, थोड़ा-सा रुको आप, बाद में एन्जॉय करना। ऐसे ही होगा, ठीक है? तो ये सारी बातें थी मनी मतलब ईडी के बारे में। होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ भी अगर क्वेरी हो तो मैं कमेंट का रिप्लाई बहुत अच्छे से देता हूँ और होप सो कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और नहीं किए होंगे चैनल को तो फर्दर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके तो बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में, बस मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोज़ बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।